वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। फिनिक्स नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना डीजी सर। और आज हम सीखने वाले हैं ब्रह्मास्त्र 2। यस, आयोनिक इक्विलिब्रियम का ब्रह्मास्त्र 2। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र भी लेकर आएंगे, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पे डेफिनेटली एग्जाम में, नीट की एग्जाम हो या जेई की एग्जाम हो, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और बच्चों को कई बार इस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने में मुश्किलात भी होती हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है। तो बस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन को शुरू करने के पहले एक बात ध्यान रखें कि हमें अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन, हमारी जो पढ़ाई का जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना है, क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल होता है जो हमें अपने सपनों से जोड़ के रखता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। और धैर्य भी बना के रखना है, पेशेंस भी बना के रखना है, क्योंकि जो पेशेंस बना के रखता है वही अंत में जीतता है, वही अंत में जीत हासिल करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एम्फोटोरिक है प्यारे बच्चों। तो एम्फोटोरिक पता करने के लिए हमें देखना है कि कौन H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है। और सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये डोनेट भी कर सकता है, तो ये थर्ड एक ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ वाले को देखेंगे बाइकार्बोनेट, ये H डोनेट हो जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा डोनेटिंग भी हो जाएगा और एक्सेप्टिंग भी हो जाएगा। लेकिन ये वाले के अगर केस की बात करें तो इस वाले केस को अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो ये कुछ ऐसा होता है। ये वाला जो है, जो फास्फोरस से जुड़ा होता है, ये बिल्कुल भी जो है H+ आसानी से डोनेट नहीं करता है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड होना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन ट्रू नहीं है। तो जहाँ तक बात करेंगे कि पानी जो होता है ना, पानी जब डिसोसिएट होता है तो वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, क्योंकि H और OH दोनों बराबर होते हैं। H और OH दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH आयन हमेशा बराबर होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊं तो ये 10⁻⁷ का कंसंट्रेशन भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये हर टेम्परेचर पे 10⁻⁷ नहीं होता है। और अगर आप इस फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो ये कह रहा है कि 10⁻⁷ होता है ऑल टेम्परेचर पे, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसीलिए ये आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी ये pH स्केल से रिलेटेड है। देखो 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो pH + POH बराबर 14 होता है pH स्केल में, और POH का वैल्यू 7 होता है। तो अगर ये बात करें तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर मैं इस टेम्परेचर को 350 केल्विन पे लेके जाता हूँ तो हमारी जो KW की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, PKW की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, pH का वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगा और POH का वैल्यू भी डिक्रीज़ कर जाएगा, सब डिक्रीज़ कर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ आपका pH दिया गया है 1 दिया गया है। देखो pH अगर 1 है तो डेफिनेटली आपका जो H+ आयन का कंसंट्रेशन आएगा वो 10⁻⁻1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ pH हमारा 2 आ जाए तो H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 आएगा। अगर हम इसका एंटीलॉग ले लें तो ये वैल्यू मिलेगी, इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है जो मिक्स किया गया है उसका, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है, मिक्सचर वाली का कंसंट्रेशन जो है वो निकालना है। तो 50 ml कौन सा वाला, 10⁻⁻1 वाला, और 50 ml कौन सा वाला, 10⁻⁻2 वाला, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब इसका लॉग ले लें, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लें तो pH आ जाएगा। तो pH का वैल्यू कितना आएगा, -log 5.5 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये -log 5.5 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 0.74 दिया है, 2 में से 0.74 चला गया, लगभग 1.26 के आसपास आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है
pH एग्जैक्टली 8 कब होगा? देखो pH डिपेंड करता है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पर, तो जब 10⁻⁻8 मोलर H प्लस आयन होगा तब pH की वैल्यू आनी चाहिए 8। HCl के लिए नहीं आएगा, HCl की बात नहीं हो रही, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है POH, OH आयन का कंसंट्रेशन 100 ml में कितना है? देखो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है और जो OH आयन का कंसंट्रेशन है वो बराबर होता है 10⁻⁻14 से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है OH प्लस आयन कंसंट्रेशन की मिल जाएगी। यहाँ से OH आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 0.016। इसे सॉल्व कर लेंगे अगर हम तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻⁻3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 3rd आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH मस्ट बी रिमूव। कितने मोल हम NaOH के रिमूव करेंगे अगर हमें pH चेंज करना है 12 से? देखो OH आयन का कंसंट्रेशन की बात है ना, तो पहले हम pH कितना है 12, तो इस केस के लिए POH कितना हो जाएगा 14 - 12, तो ये आ जाएगा हमारा 2 POH। इससे हमें OH आयन का कंसंट्रेशन मिलेगा और OH आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻2 मतलब 0.01। सिमिलरली हमारा pH 11 हमें ले जाना है, मतलब POH कितना करना पड़ेगा 3, मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन चेंज होकर कितना हो जाएगा 10⁻³ बराबर 0.001, मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन इतना है। तो इस कंसंट्रेशन में से इस कंसंट्रेशन को डिफरेंस कर लेंगे, मतलब हमारा जो 0.01 है उसको माइनस कर देंगे 0.001 से, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगला है, देखो बहुत सिंपल है पर क्वेश्चन लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, धैर्य बना के रखेंगे, कंटिन्यूस ब्रह्मास्त्र चलाते रहेंगे, MCQ का चलाते रहेंगे एग्जाम तक, तब जाके ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बूस्ट हो जाएगा, रैंक हमारी बूस्ट हो जाएगी। pKa ऑफ अ वीक एसिड इज, pKa का वैल्यू दिया गया है, pKa का वैल्यू दिया गया है कितना है 4.5। The POH of an aqueous buffered solution of HA in which, अब देखो pK आपका वीक एसिड का है इतना, द POH ऑफ एन आपको कितना मिलेगा HA का अगर सॉल्यूशन इज इन विच 50% ऑफ द एसिड इज आयनाइज्ड। देखो अगर एसिड 50% है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्जुगेट बेस 50% होगा, और बफर सॉल्यूशन की बात करें तो पहले pH बराबर होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, राइट। तो pH बराबर हो गया pKa, क्योंकि 50% आयनाइज हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट आधा है और एसिड आधा है, तो आधा आधा दोनों हुआ, बराबर बराबर हो गया। तो अगर इन दोनों को रख दे बराबर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, मतलब ये 0 हो गया, मतलब pH pKa के बराबर हो गया। तो pH का वैल्यू कितना हो गया आपका 4.5 हो गया। तो POH का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 - 4.5 मतलब 9.5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिटरमाइन करना है। 0.05 मोलर अमोनिया हमें दिया गया है ना, 0.05 मोलर अमोनिया हमें दिया गया है, और इन सॉल्यूशन का pH हमें दिया गया है, और pH का वैल्यू क्या है हमारा 11 है, ठीक है। तो देखो अमोनिया जो होता है अगर उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो एक्चुअली में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो NH4+ और OH आयन का कंसंट्रेशन ऐसा बनेगा। तो हमें पहले इस OH आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास pH कितना है 11 है, तो हमारा POH कितना होगा 3 होगा, राइट। अब ये POH का वैल्यू आ गया, तो OH आयन का कंसंट्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, OH आयन का कंसंट्रेशन हमारा आ जाएगा 10⁻⁻3, राइट। अब देखो OH आयन का कंसंट्रेशन ये बराबर होता है C अल्फा से, तो ये हो गया 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी है 0.05, और ये हो गया हमारा अल्फा, राइट।
तो ये आपका, इसको हम कैलकुलेट कर लें यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, 1/5 मतलब हो गया 0.2, ये हो गया 0.2, और यहाँ से बचा इंटू 10 की पावर -1, ये हो गया अल्फ़ा, मतलब ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ये है, तो परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, मतलब आपका डिग्री ऑफ डिसीजन परसेंटेज में निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2% आना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होती है, अल्फ़ा जो होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सी से, मतलब जितना ज़्यादा सी होगा उतनी डिग्री ऑफ सी बढ़ेगा तो आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ने लगेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, 4th वन होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ pKb फॉर फ्लोराइड आयन दिया गया है ना, फ्लोराइड आयन का जो pKb दिया गया हो वो कितना है, 10.83 समथिंग ऐसा कुछ है, और आयनाइजेशन, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर मुझे HF के लिए निकालना है, HF के लिए निकालना है, Ka निकालना है, तो देखो Ka इंटू Kb किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का जो कांस्टेंट होता है वो Kw के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये Kb पता करना पड़ेगा। तो pKb कितना है हमारा, 10.83, तो Kb क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस pKb, तो ये कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 10.83, राइट। इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 11 माइनस 11 प्लस 0.17, राइट। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लगभग आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर -11, ये आपका Kb का वैल्यू आ गया, राइट। अब ये Kb का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो Ka का वैल्यू 10 की पावर -14 डिवाइड बाय लगभग 1.52 इंटू 10 की पावर -11, ये वैल्यू अगर हम उठा के रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आप सॉल्व कर लो। 10 की पावर ऊपर गया तो ये 10 की पावर -3 तो यहाँ से बचा, और ये 1/5 जो है लगभग ये हो गया 3 करके देख लेते हैं, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये बचा 10 की पावर -3, 1/1.5 इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग 10 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया 2/3 के समथिंग, मतलब 0.66 समथिंग, मतलब 0.66 इंटू 10 की पावर -3, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आंसर सोचें तो ये 3rd वाले आंसर के आसपास आ रहा है। 0.66 को अपन 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -4 बना सकते हैं। समझे में आई। तो कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसेप्ट क्या लगाना है, तो कंसेप्ट तो बड़ा इजी था, कंसेप्ट तो बड़ा इजी है। इसके अंदर के फ्लोराइड आयन है और HF है, तो उनका रिलेशन क्या है, Ka इंटू Kb बराबर KW है। पर यहाँ पे क्या है दिक्कत है, आपको एक एंटीलॉग निकालना आना चाहिए। तो जनरली क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको एंटीलॉग का कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया होता है, मेंशन होता है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड विच है, आपको 1% आयनाइज हुआ है, मतलब अल्फ़ा दिया गया है। तो आपका अल्फ़ा कितना हो गया 1/100 ये अल्फ़ा हो गया। और दूसरा आपको मोलारिटी दी हुई है, तो आपको निकालना है क्या है, pH निकालना है। pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोप्रोटिक एसिड है, मतलब H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमें पता है ना कि C अल्फ़ा होता है, और C कितना है हमारा 1 इंटू 1/100 हो गया। तो मतलब ये हो गया 10 की पावर -2। तो अगर मैं इसका pH निकालूं तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -2 बराबर 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 cc, देखो बहुत ध्यान से देखना है, 1 cc जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। पहली बात
ठीक है। और इसकी नॉर्मेलिटी दी है 1 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl दिया है और उसमें 99 cc सॉल्यूशन ऑफ NaCl मिला है। देखो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो NaCl के मिलाने से H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। H+ आयन में चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है 99। तो हम क्या कर सकते हैं कि N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाएंगे। पहले वॉल्यूम था 1 ml और उसकी मोलारिटी थी, नॉर्मेलिटी थी 0.1। बाद में नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम 99 और वो 1 हो गया 100, तो ये 0.1/100 हो गया। तो नई नॉर्मेलिटी कितनी आई, 10⁻³ आ गई। तो इसका जो pH है वो क्या आएगा, -log ऑफ दिस नॉर्मेलिटी, मतलब -log ऑफ 10⁻³ मतलब कितना है बेटा 3 है ना, 3 आंसर। तो आंसर लाना नहीं है, आंसर लाना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखो, देखो कि इस बार ये करना है। क्यों ऐसा किया, क्वेश्चन बदलता है तो सिचुएशन बदलने से हमारी मेथड भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एक नॉर्मेलिटी पहले से दी है, आपने उसमें NaCl का सॉल्यूशन मिला दिया है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। तो नई नॉर्मेलिटी निकालो उस एसिड की, और उस एसिड की नॉर्मेलिटी निकाल के H+ आयन का कंसंट्रेशन पता कर लो, वही नॉर्मेलिटी एग्जैक्टली, और उसी से हम -log ऑफ दैट नॉर्मेलिटी निकालते हैं, तो वही हमारा pH बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 50 ml। देखो हमने pH पता करना है, फिर से pH। देखो इस चैप्टर में pH या फिर आगे चलेंगे तो KSP यही आएगा, ज़्यादा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं होता। आप देखोगे आयनिक इक्विलिब्रियम कि pH है किसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग मिक्सिंग, किसको मिक्स किया, 50 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल HCl को मिक्स किया, किसके साथ किया, 50 ml 0.2 नॉर्मल NaOH के साथ। तो देखो आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपने कितना लिया है, 50 ml लिया है 0.4 नॉर्मल वाला, और वहीं पर ये आपने लिया है कितना लिया है, 50 ml लिया है, ये भी 50 ml है, कौन सा वाला, 0.2 नॉर्मल वाला। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंस चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब N1V1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा लगभग 20, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 10। मतलब बेस का इक्विवेलेंट कम है, इक्विवेलेंट एसिड का ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, सबसे पहली बात। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, pH इसका ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बेसिक नहीं है सॉल्यूशन। अब या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है। तो हमें क्या करना है, इसमें अगर एसिड ज़्यादा है तो हम H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, और अगर बेस ज़्यादा होता तो OH आयन का कंसंट्रेशन निकालते। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो न्यूट्रलाइज हो गए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 + V2। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना है, 20 - 10 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 50 + 50 100। तो ये कितना आया, 10 डिवाइड बाय 100, राइट। 20 में से 10 चला गया तो 10 डिवाइड बाय 100, मतलब बच्चा कितना, 10 1/10 मतलब 10⁻⁻1, और इसका pH निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यही होगा आंसर, और क्या। कुछ इस तरह से हमें करना है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। एक बार और चेक कर लेते, 50 है ना, 50 इंटू दिस करेंगे तो 5 फिर 20 आ जाएगा, और ये से कैंसिल हुआ तो ठीक है 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो बोलिए आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा इफ़ ऑफ NaCN। NaCN क्या है, एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है, सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया, साइनाइड वीक एसिड से आया, तो एक बेसिक सॉल्ट है, तो जो है इसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। इन सॉल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCN, मतलब आपको Ka का वैल्यू दिया है 1.3 × 10⁻⁹, और Kw का वैल्यू भी दे दिया है, Kw का वैल्यू दिया है 10⁻14। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, मतलब आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना पड़ेगा पहले। तो इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H होती है वो होती है √of KH/C, राइट, √of KH/C। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपका कोई कंसंट्रेशन जो है वो मिस है, तो मैं आपको एक कंसंट्रेशन दे देता हूँ। ये हो गया N/80,
ये कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में डालना है ना। ये क्वेश्चन में डाटा मिस है आपको, ये डाटा आप लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अंडर रूट ऑफ के एच का वैल्यू कितना है? अब के एच क्या होता है हमारा? वो होता है के डब्ल्यू बाय के इंटू सी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ तो ये हो गया 10 की पावर -14, के का वैल्यू हो गया मेरा 1.3 इंटू 10 की पावर -9 जो कि दिया गया है, और ये हो गया 1/80 नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन 1/80। अब आप इसे सॉल्व कर लें अच्छे से तो आई थिंक आंसर इसका 2.48 के आसपास आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड हुज 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज बेसिक। बेसिक सॉल्ट ढूंढो, ये सॉल्ट है सारे के सारे, है ना। अब ये अमोनियम एसीटेट, ये भी वीक, ये भी वीक। अमोनियम क्लोराइड, ये वीक है, ये स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है मतलब एसिडिक सॉल्ट है, ये वीक, ये स्ट्रांग है मतलब ये एसिडिक सॉल्ट है। तो सोडियम दिख रहा है ना, तो ये बेसिक सॉल्ट है। तो अगर मैं इसके किसी को भी पानी में डालूंगा तो बेसिक सॉल्ट कौन होगा? यही होगा। आगे बढ़ो। 4 चीज़ें हैं देखो, पीएच सबका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, तो इनके पीएच, सबसे कम पीएच किसका होता है? एसिड का। तो मतलब इन चारों में देखो तो HCl सबसे पीछे आना चाहिए, एसिड के बाद एसिडिक सॉल्ट्स आने चाहिए। तो ये अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट के बाद हमारा न्यूट्रल आना चाहिए NaCl, और उसके पास एक बेसिक सॉल्ट आना चाहिए NaCN। दिस इज, तो हमारी तुम्हारी बात इतनी सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मस्त है ना। 40 ml 40 ml 0.2 मोलर KOH इज एडेड टू 160 ml। अब आप KOH ले रहे हो और अब की बार आपने वीक एसिड ले लिया। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सामने हो तो हमें चेक करना है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स कितने हैं। तो हमारे पास है KOH मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके इक्विवेलेंट्स हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे? ml है 40 इंटू 0.2 मोलर है, और इसकी n फैक्टर 1 ही है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो हो जाना चाहिए T/10 मतलब 8 आना चाहिए ये, राइट। और ये हो गया हमारा HCOOH, और इसकी इक्विवेलेंट हम चेक करें तो ये मेरे प्यारा बच्चा हो गया 160 इंटू 0.1, मतलब ये आ रहा है तुम्हारा इक्विवेलेंट बराबर 16। तो ऑब्वियस ये ज़्यादा है। तो अगर वीक एसिड ज़्यादा है, दोनों अगर बराबर होते तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनता। लेकिन अगर वीक एसिड ज़्यादा है और बेस कम है तो ये बफर है, ये एक एसिडिक बफर का केस है, एसिडिक बफर है ये। तो जब ये न्यूट्रलाइज होंगे तो इस 16 इक्विवेलेंट में से ये 8 इक्विवेलेंट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो हमारा हो गया 8 इक्विवेलेंट पर, और जितना भी उसका वॉल्यूम हो गया आपका 40 ये है और 160 ये है, तो ये टोटल 200 समथिंग हो गया, है ना आपका कंसंट्रेशन। सिमिलरली आपका ये मतलब ये 8/200 हो गया सिंपल। और ये जो है आपका एसिड जो है, बचा हुआ जो एसिड है, ये 16 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 16 में से 8 चला गया, तो ये कितना बचा? 8, और वॉल्यूम तो वही 8/200, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों अब हमें निकालना है अगर pH है तो pKa प्लस log सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये तो हमें पता है ना। अगर सॉल्ट और एसिड दोनों, देखो ध्यान से देखो, दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर pH बराबर किसके आ जाएगा? pKa के आ जाएगा। अब आपको बस pKa का वैल्यू निकालना है। तो सर pKa कैसे निकालें? तो K दिया हुआ है, तो pKa कितना हो जाएगा? -log 2 इंटू 10 की पावर -4, जिसका वैल्यू आएगा -log 2 + 4 मतलब -0.3 + 4 मतलब 3.7। डन डन, ये आना चाहिए, राइट। 3.7। अब ये 3.7 तो pH आ गया, तो pOH कितना आएगा? क्योंकि आंसर तो pOH का पूछा था। 14 - 3.7 मतलब ये हो गया 10.3। तो आपको ये आंसर नहीं लगाना है, ये लगाना है। ओके, ध्यान रखना। चलो अगला बढ़ते हैं।
द pH of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 मोलर। वंस अगेन देखो, ध्यान से देखो, pH निकालना है, 100 ml of 0.2 मोलर एसिटिक एसिड है और साथ में NaOH है, मतलब वीक एसिड के साथ CH3COOH। ये कितना है? तो पहले इसके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये कितने आएंगे? ये 100 इंटू 0.2 है, 100 इंटू 0.2 मतलब लगभग 20 हो गया। और ऐसे ही प्यारे बच्चों NaOH का इक्विवेलेंट बराबर 100 इंटू 0.2। अच्छा, तो सर ये भी 20 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर आ गया। जब दोनों के इक्विवेलेंट बराबर आ जाएं तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन जाएगा। किसका केस बन जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इसमें पता करो वीक कौन है। तो एसिड अगर वीक है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, और अगर बेस वीक होता तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, मतलब सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट है। ये एक बेसिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और बेसिक सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में जो हमारा POH आता है वो आता है pH का वैल्यू आता है 1/2 14 प्लस pKa प्लस log C, राइट। अब ये C क्या है? C इज द कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन। तो इसका कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा, इसकी नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू 1000, ये इसका कंसंट्रेशन होगा, राइट। मिली इक्विवेलेंट में डाल रहे हो आप ऑलरेडी, क्योंकि आप ऊपर भी मिली इक्विवेलेंट में, तो आप डायरेक्ट निकाल लो नॉर्मेलिटी इसकी। देखो ये दोनों न्यूट्रलाइज हुए, तो 20 इक्विवेलेंट इसके, 20 इक्विवेलेंट इसके, तो इसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे, तो प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट भी बराबर होंगे। तो जो सॉल्ट बना उसके इक्विवेलेंट हो गए 20 इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम कितना मिलाया था आपने? सो माय डियर फेलो, 200 इसका और 100 इसका, टोटल 200 मिलाया, ठीक है। और तो ये हो गया 1/10, ये आपकी नॉर्मेलिटी आ गई 1/10। यहाँ रख देते हैं वैल्यू सारी, 1/2 14 प्लस पीके दिया है, ये रहा पीके है 4.74 सॉरी 4.74, और प्लस 10 की लॉग 10 की पावर -1। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाफ 14 और 4 18.75, और ये लॉग 10 की पावर -1 मतलब 1 हो गया, -1 हो गया। तो 14 और ये 3.74 हो गया, तो 14 और 3 17.374। अब 17.74 का आधा करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 8.87 समथिंग कुछ आना चाहिए। ये मतलब आंसर ये होना चाहिए इसका। बस तो आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान में रखें, बहुत ध्यान में रखें, बहुत ही ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है कि अगर एसिड वीक है और साथ में आपने बेस डाला है स्ट्रॉन्ग, तो चेक करो कि इक्विवेलेंट्स बराबर तो नहीं है। अगर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएं तो डेफिनेटली ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। और वीक एसिड के केस में फार्मूला हमें ये लगाना है पीएच निकालने के लिए। वहीं पर अगर प्यारे बच्चों, अगर वीक एसिड ज़्यादा है और ये बेस कम है, तो डेफिनेटली फिर ये बफर का क्वेश्चन होता और हम आंसर उस तरह से निकालते, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, उसमें हमने सोडियम एसिटेट मिलाया, मतलब ये बफर बन गया। इक्विवेलेंट दोनों के बराबर बराबर मिला दिए हैं, तो ये बफर सॉल्यूशन है। और बफर सॉल्यूशन में पानी ऐड करो पानी, उसका पीएच चेंज नहीं होता है। कुछ अमाउंट में एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट कुछ भी ऐड करो, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा? नो पीएच चेंज सिग्निफिकेंटली, ज़्यादा चेंज कुछ भी नहीं होता है। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH, ठीक है सर, किस में मिलाया? ये फॉर्मिक एसिड में मिलाया। तो वंस अगेन देखो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले के चेक करना है, KOH ये कितना है इसका इक्विवेलेंट? ये हो गया 50 ml और 0.2 मोलर, और इसकी ये इनफैक्टर 1 ही है, इसको इसमें डालेंगे तो ये आएगा 10। दूसरा है HCOOH, और इसका हमारे पास इक्विवेलेंट बराबर है, ये हो गया 40 × 0.5,
ठीक है, 40 इंटू 0.5 करेंगे तो ये हो गया 20 इक्विवेलेंट। ऑब्वियस है ये ज़्यादा है, मतलब क्या बना बोलो, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर के लिए पीएच कैलकुलेट करना है, क्या चाहिए बोलो, pKa प्लस लॉग एसिड सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो हम यहाँ पे सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स पता कर लेते हैं। तो सॉल्ट के इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बोलो, सॉल्ट का इक्विवेलेंट क्या होगा, एसिड में से इस बेस को माइनस करो, मतलब 20 माइनस 10 बराबर 10 इक्विवेलेंट। बचा हुआ एसिड कितना होगा, वो भी 10 इक्विवेलेंट, 20 में से ये सेम ही आएगा। तो 10 डिवाइड बाई 10, मतलब यहाँ 10 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी पीएच किसके बराबर है, pKa के बराबर है। लेकिन इस बार सवाल क्या पूछा है, pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें निकालना है और K दिया गया है, तो K की वैल्यू से pK निकाल लो। तो ये हो जाएगा pKa बराबर हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -4। तो ये माइनस लॉग 1.8 और ये हो जाएगा 1.8 प्लस 4। तो 4 में से लॉग 1 माइनस लॉग 1.8 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लगभग 3.74 के आसपास आंसर आएगा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन 100 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड 100 ml फिर से बेस आ गया। तो देखो इस बार एसिटिक एसिड दिया है CH3COOH और NaOH। चेक करेंगे इक्विवेलेंट, तो 100 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 40। वहीं पर इसको चेक करेंगे 100 इंटू 0.2, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 20, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये हो गया बफर। तो pH बराबर हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब ध्यान से देखो, 20 में से 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 बचेगा, और ये बचा हुआ एसिड भी 20 हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो वंस अगेन pH बराबर pKa आ जाएगा, pH बराबर pKa आ जाएगा। अब हमें अगर pH निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये देखो, हमें निकालना है H प्लस आयन का, इसको बोलते हैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो pH बराबर pKa होता है, इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा। अगर pH pKa के बराबर है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन K के बराबर है, और K का वैल्यू तो इस बार दिया ही हुआ है डायरेक्ट, तो 1.10 ये आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट आ गया अब आंसर। तो आपको कंसेप्ट वही है, बार बार वही कंसेप्ट लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हो सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इज वाई मोल दिया हुआ है, और हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है x की पावर x, y की पावर y, और सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस y, जहाँ पर x और y क्या है, नंबर ऑफ कैटायन एनायन है। इसके अंदर कैटायन कितना है, मतलब x की वैल्यू हो गई 2, और y की, ये वाला y अलग है, ये मेरा नंबर ऑफ कैटायन की वैल्यू है, ये y की वैल्यू हो गई, या हम इसको a और b ले लेते हैं इस बार। तो a की पावर a, b की पावर b, और ये सॉल्युबिलिटी को इन्होंने y लिया है तो y की पावर a प्लस b, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। तो इसका मतलब a हमारा हो गया 2 और b हमारा हो गया 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और y की पावर 5। सोचो आंसर ये आएगा, ईजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। HgSO4 में 6.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन मोल पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया गया है, मोल पर मीटर क्यूब दिया गया है। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर यूनिट्स के साथ खेला जा रहा है आपका। तो देखो आपको KSP का वैल्यू दिया है, और सॉल्ट आपका कौन सा है, 1/1 सॉल्ट है, ये 1/1 सॉल्ट है, मतलब एक कैटायन एक केनायन। तो इसकी KSP की वैल्यू हो जाएगी S² के बराबर, राइट। तो अब आपका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी बराबर √6.4 इंटू 10 की पावर -5। इसे सॉल्व करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर -6 हो रहा है ये, तो मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। ये सॉल्युबिलिटी आ गई। लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये होती है मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। 1 लीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मीटर क्यूब में लाना है तो यहाँ पर 8 × 10⁻³ ये देखो ध्यान रखना, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर, तो यहाँ पे लग देंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हो गया मोल पर मीटर क्यूब। अब ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो कितना आया आंसर? 8 मोल पर मीटर क्यूब। अब ना तो ये 8 मोल पर मीटर क्यूब है, ना तो ये 8 मोल पर मीटर क्यूब है, ना तो ये है, तो आंसर होना चाहिए नन ऑफ द अबव। आंसर इसका है नन ऑफ द अबव। और ये बहुत से बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, वो 8 × 10⁻³ करके आते हैं, पर यूनिट में बड़ा ध्यान देना है यहाँ पे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोस्ट सॉल्युएबल इन वाटर। देखो ये हमारा 1/1 सॉल्ट है, ये 1/1 सॉल्ट है, तो 1/1 सॉल्ट के सॉल्ट के टाइप पे डिपेंड कर रहा है ना, सॉल्युबिलिटी चेक करना है, तो सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगा √of KSP, राइट। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये √8 × 10⁻³ है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये लगभग मैं एक पावर इधर बढ़ा देता हूँ, एक इधर कम कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻38, 80 × 38, तो ये लगभग हो जाएगा √80 × 10⁻19 अप्रॉक्सीमेट। और इसी तरह से हमें इन सबका सॉल्युबिलिटी चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट वैल्यू। देखो ये भी 1/1 सॉल्ट है, तो इसका सॉल्युबिलिटी भी हो जाएगा √of KSP की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं 7 × 10⁻16। तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √7 × बाहर निकल जाएगी 10⁻8। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इन पावर्स की मदद से। देखो इसकी पावर बहुत कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है, इसकी पावर बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आएगी। फिर तीसरे नंबर पे है ये, इसका जो अभी हमने चेक करा था, इसकी सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए √of KSP बाय 108 और यहाँ पे 5 टाइम, क्योंकि ये की पावर 5 था, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हम रख देते हैं। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 10⁻72 डिवाइडेड बाय 108। अब 72 तो बाहर नहीं आ सकता है, तो या तो मुझे इसे 75 बनाना पड़ेगा। 75 बनाएंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1000 डिवाइड बाय 108 इंटू 10⁻, बाहर निकाल देते हैं तो 10⁻, 5 बार निकला ना ये 75, तो ये -15 ऐसा आ रहा है। सिमिलरली ये जो 4th वन है इसको निकालते हैं सॉल्युबिलिटी, तो ये हो गया हमारा 3⁻3, तो 3⁻3 वाला मतलब ये हमारा आना चाहिए √of ऐसे टेट्रा वाला क्यूब, और ये आ जाना चाहिए आपका KSP का वैल्यू दिया है 1.8 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 27, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि 18 है, तो अब 18 भी बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पे 20 बनाना पड़ेगा इसे। अब इसे 20 बनाएंगे तो 2 पावर यहाँ बढ़ेगी और ये यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 27 इंटू 10⁻⁻5, 4 बार है 5 × 20 बाहर आएगा। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है सॉल्युबिलिटी में, पावर सबसे बड़ा ये है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा आ रही है। देखो जैसे सब सॉल्युबिलिटी चेक की है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 4th आना है। थोड़ा सा आपको एक एक करके चेक करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में लेते हैं। ओके, प्रिसिपिटेट। अच्छा, जब भी KSP दिया हो तो देखो KSP की वैल्यू अगर हमें प्रिसिपिटेट करना है तो KSP की वैल्यू से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या है, तो ये जो आपको कंडीशंस दी गई है इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हमारा जो सॉल्ट है वो है CaF2। जब ये डिसोसिएट होता है तो कैल्शियम और 2 फ्लोराइड आयन बनते हैं। तो इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में अगर मैं निकालूं तो देखो कैल्शियम आयन तो है हमारे पास 10⁻⁴,
और फ्लोराइड आयन है हमारे पास 10 की पावर -4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 10 की पावर -8 और वो 4 माइनस, तो ये फर्स्ट केस में आएगा 10 की पावर -12। सेकंड केस की बात करूं तो इसका स्क्वायर -6 और वो 2, तो ये 10 की पावर -8 हो जाएगा। तीसरे केस की बात करूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 और 5 -11। और चौथे केस की बात करूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 और 13 -13। अब हमें क्या करना है, इसके कंपेयर में सोचना है। पावर देखो, इसकी पावर क्या है 10 की पावर -10, -10 से पावर -12 छोटा है, 11 भी छोटा है और 13 भी छोटा है। सिर्फ कौन सी पावर बड़ी है, ये वाली। तो हमारे को पता चला कि KSP जो ये वाली पावर है ये छोटी है IP से। कब, सेकंड के केस में, तभी ये प्रिसिपिटेट हो सकता है। तो आंसर इसका सेकंड आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द बेस इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अगर हम एक वीक एसिड ले लें और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्ट होगा। और बेसिक सॉल्ट का जो pH रेंज होता है वो 8 से लेकर 10 के बीच में कहीं होता है। तो हमारा जो इंडिकेटर होना चाहिए उसका भी pH उस रेंज में होना चाहिए। तो लगभग ये फिनोलेफ्थेलिन वाली रेंज आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 दिया गया है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, KSP दिया गया है इन 0.1 मोलर NaF में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि आपको CaF2 जब डिसोसिएट होता है तो Ca2+ और ट्वाइस F- आयन बनता है, राइट। और जब NaF डिसोसिएट होगा तो ये 100% डिसोसिएट होगा क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये है आपके पास 0.1, तो ये भी 0.1 बना, ये हो गया कॉमन आयन। अब यही कॉमन आयन उठा के आपको यहाँ रख देना है, ये हो गया 0.1 और इसकी हो गई सॉल्युबिलिटी। और KSP का वैल्यू चेक करेंगे तो KSP हो गया हमारा कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू फ्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। KSP का वैल्यू हमारा है 3.4 इंटू 10 की पावर -11 बराबर सॉल्युबिलिटी इंटू ये वैल्यू हो गई हमारी लगभग 10 की पावर -1, मतलब 10 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2। तो हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करें तो ये आएगी 3.4 इंटू 10 की पावर -9, मतलब थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CO3, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसमें सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है। तो देखो अगर मैं Ag2CO3 की बात करता हूं तो ये बेटा हो जाता है ट्वाइस Ag+ और साथ में होता है कार्बोनेट आयन। अगर इसका कंसंट्रेशन पहले से दिया है 2 इंटू 10 की पावर -4, तो डेफिनेटली इससे कंसंट्रेशन इसका आधा होगा, मतलब ये होना चाहिए 10 की पावर -4। अब मैं अगर इसका KSP कैलकुलेट करता हूं तो वो आएगा सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन। तो इसके आयन का कंसंट्रेशन हो गया 2 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, जो कि हो रहा है 4 इंटू 10 की पावर -12। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट में तो इसकी अच्छे से जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाइए। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड KSP इन बफर सॉल्यूशन, जिसका pH दिया है। देखो pH का वैल्यू कितना है 4, लेकिन सॉल्यूशन बेसिक टाइप का दिख रहा है तो इसमें OH आयन का कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। तो POH का वैल्यू हो गया इसका 10, तो इसके OH आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर -10, राइट। और अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूं तो देखो KSP का वैल्यू है आपका 1 इंटू, अब ये KSP का वैल्यू इसके लिए हो जाएगा एल्यूमिनियम OH थ्राइज इक्वल टू एल्यूमिनियम +3 आयन +3 टाइम्स OH आयन का कंसंट्रेशन। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखते हैं कि हमें निकालना क्या है और सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो ठीक है, KSP हो गया एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन इंटू OH आयन का कंसंट्रेशन का क्यूब। तो KSP की वैल्यू है 10 की पावर -33
बराबर इसको हम सॉल्युबिलिटी ले लेंगे और इसको ले लेंगे 10 की पावर माइनस 10 का क्यूब, तो 10 की पावर माइनस 30 होगा, इधर आएगा तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी बचेगी 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH, देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड वुड बी मैक्सिमम इन, तो देखो अगर मैं इसके अंदर OH आयन का कंसंट्रेशन मिलाऊंगा तो ये सप्रेस करेगा, क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये दो तरह के आयन इसमें अवेलेबल है। तो अगर मैं इसमें कॉमन आयन मिलाता हूं तो ये पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि तो हमें तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी है, आगे ले जाना है। अब इसमें देखो ये HCl है, तो अगर इस OH आयन को न्यूट्रलाइज करें तो इसमें कितना है 0.1 है, और इसको देखेंगे तो इसका आयन फैक्टर 2 है, मतलब ये 0.2 है। तो ये वाला कंसंट्रेशन मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा OH न्यूट्रलाइज होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब आंसर होना चाहिए 4th। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2S सॉल्यूशन दिया है, K1 K2 दिया है। और इस केस में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो K1 और K2 है, K1 की वैल्यू हमारी है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और K2 का वैल्यू है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 13। तो ये K2 का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली इसको ले लेंगे। और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता करेंगे, pH निकालने के लिए होता है अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। तो Ka का वैल्यू तो हो गया 10 की पावर माइनस 7 और C का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये हो गया 10 की पावर माइनस 1। ये 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 1 मतलब 10 की पावर माइनस 8 और ये हो गया बाहर निकल के 10 की पावर माइनस 4। और अब हम pH निकाल लेते हैं माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15। आंसर हमारा 3rd होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए हैं। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, तो प्यारे बच्चों अमोनिया जो होता है, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात करूँ तो इसे H प्लस देना पड़ेगा, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा अमोनियम। और अगर हम इससे H प्लस ले लें तो ये अमाइड आयन बना लेगा, तो NH4 प्लस एंड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द एसिड एंड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाय प्रोटॉन, बिल्कुल ये भी बात सही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्या है, द कंटेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपली गेट हाइड्रोलाइज। बट देखो अगर एक सॉल्ट है और उसमें कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, जैसे मान लो सोडियम आयन है और एक है स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन मतलब क्लोराइड, तो इसका हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही है, इन दोनों से बना हुआ सॉल्ट, तो ये हो जाएगा कि पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट, CaF2 दिया है मोल पर लीटर में और इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी, सॉल्युबिलिटी दी गई है, तो ये सॉल्ट CaF2 जो हो गया है आपका, ये आपका 1/2 सॉल्ट है और 1/2 सॉल्ट है, इसका KSP का फॉर्मूला बनाएंगे, तो 1 की पावर 1 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 2 मतलब 4 इंटू S क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 इंटू S का वैल्यू आपको दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का क्यूब, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस ठीक है। उसके बाद हम यही है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज, सॉल्युबिलिटी इतनी है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा, राइट, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया ये, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो आंसर ये आना चाहिए। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ,
BaSO4 at 25 डिग्री सेल्सियस इज ओके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP दिया हुआ है, कितना दिया है प्यारे बच्चों KSP 10⁻⁹, राइट। व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 नेसेसरी टू प्रिसिपिटेट BaSO4। देखो अगर मैं BaSO4 को प्रिसिपिटेट करना चाहता हूँ और बेरियम आयन का कंसंट्रेशन दिया है तो BaSO4 डिसोसिएट होगा एक तो Ba2+ आयन और सल्फेट आयन, तो एक्चुअली H2SO4 आयन हमें क्या देगा, सल्फेट आयन देगा। और अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 पता करना है मतलब हमें एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन पता करना पड़ेगा, और इसका कंसंट्रेशन हमें दिया है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ba2+ आयन इंटू सल्फेट आयन, और जो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन है वही रिक्वायर्ड H2SO4 आयन का कंसंट्रेशन। यहाँ पे वैल्यू रख दो 10⁻⁹, और Ba2+ आयन की वैल्यू होगी 10⁻², और यही हमारे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। बताओ कितना है, 10⁻⁷। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग AgSCN विल बी अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कब होता है, जब KSP से इनके आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो, तो आंसर हमारा सेकंड आना चाहिए। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS एंड Ag2S एंड HgS, इसका है 10⁻⁻37, इसका है 10⁻⁴, इसका है 10⁻⁻54, राइट। अब देखो ये वाला सॉल्ट और ये वाला सॉल्ट तो सिमिलर टाइप का सॉल्ट है, तो अगर मैं इन दोनों की सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी जो है कंपैरेबली इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि KSP का वैल्यू जिसका ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। बट अगर इसकी बात करें तो ये मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी, क्योंकि ये 2/1 सॉल्ट है तो इसका सॉल्युबिलिटी KSP/4, मतलब ये आना चाहिए 10 की पावर और यहाँ पे क्यूब रूट में आना चाहिए, तो 10⁻⁴, सॉरी क्यूब रूट में 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4। तो अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये पावर लगभग 10⁻⁻15 के आसपास आएगी, जो कि इनके कंपेयर में अगर हम ओवरऑल एक बार चेक कर लेते हैं, देखो CuS के लिए अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो √KSP आएगा। √KSP की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻37, 10⁻⁻37। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, 10 की पावर इंटू 10 की पावर, ये -37 -38 हो गया, 38 से बाहर निकालेंगे तो ये 19 हो जाएगा। सिमिलरली Ag2S के लिए सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √10 की पावर -44 डिवाइड बाय 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/4 रूट में 10 की पावर, क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट है तो ये बाहर निकला होगा तो -15 आ जाएगा। सिमिलरली HgS के लिए निकालेंगे सॉल्युबिलिटी, तो प्यारे बच्चों ये कितनी आनी चाहिए, ये √KSP की वैल्यू होगी 10 की पावर -54, 54 करेंगे तो ये 10 की पावर -27 आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर देखो सबसे बड़ी पावर है, पावर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो इसके बाद ये आना चाहिए और इसके बाद ये आना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए हमारा Ag2S, फिर CuS, फिर HgS, मतलब आंसर ये होना चाहिए सॉल्युबिलिटी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एट व्हाट pH, किस pH पर ये MgOH टेकन टू एज विल बी फॉर्म 0.1 मोलर मैग्नीशियम 2+ आयन, है ना, ये हमें चाहिए। तो देखो आपको सबसे पहले बेटा KSP का वैल्यू कितना दिया है, 10 की पावर -11, राइट। हमें पहले इसका देखो, हमें ये वाले आयन के कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास मैग्नीशियम OH आयन का कंसंट्रेशन डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Mg2+ आयन प्लस ट्वाइस OH- आयन। इसका कंसंट्रेशन हमें चाहिए 0.1 और इसका हमें पता करना पड़ेगा।
तो हम क्या कर सकते हैं कि KSP इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इनटू OH आयन का कंसंट्रेशन की पावर 2, ये वैल्यू हो गई हमारी 10 की पावर -11 और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -1 और ये हो गया हमारा OH आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर -10 बचेगा। तो हमारा OH आयन का कंसंट्रेशन, राइट, OH आयन का कंसंट्रेशन जो है वो लगभग आ रहा है 10 की पावर OH आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ये 10 की पावर माइनस, तो OH आयन का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों आ गया 10 की पावर -5। OH आयन का कंसंट्रेशन इतना आया तो POH का वैल्यू कितना आएगा 5। तो बताओ pH का वैल्यू कितना आएगा 14 - 5 मतलब 9। तो आंसर होना चाहिए 9। ये pH लगेगा आपको। समझ में आया? क्या करना है, KSP दिया है, सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करो, इसमें इतना आपको मैग्नीशियम चाहिए ये पता करेंगे। OH आयन का कंसंट्रेशन कितना आया 10 की पावर -5 और इस 10 की पावर -5 को हमने POH में कन्वर्ट कर लिया, ये आया 5। अब POH 5 है तो pH कितना होना चाहिए 9। अगला क्वेश्चन है AgCl इन वाटर 1.43 × 10 की पावर -4 ग्राम पर लीटर दिया है, ग्राम पर 100 ml, ग्राम पर 100 ml में इतना है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन 100 ml 1.43 × 10 की पावर -4 ग्राम है। तो 1000 ml में कितना होगा, क्योंकि अगर मोलारिटी निकालनी है तो 1000 ml से निकालनी पड़ेगी। तो 1000 ml में हो जाएगा 1.43 × 10 की पावर -4 × 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 100, 10 की पावर 2 मतलब कैंसिल हो गया, 10 बचा, तो ये हो जाएगा 1.43 × 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर, मतलब स्ट्रेंथ आ गई आपके पास। अब आप इसे सॉल्युबिलिटी में बदल दीजिए पहले, तो सॉल्युबिलिटी आपकी हो जाएगी 1.43 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 143। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया 10 की पावर -5। अब सॉल्ट आपका कौन सा है AgCl, तो KSP का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर मतलब 10 की पावर -10। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज ए बफर, कौन बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो देखो कोई स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है तो ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है KH × KA × KB बराबर, ये सब KW के बराबर है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KW बाय KA × KB। बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, तो ये फार्मूला हमें ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द pH वैल्यू ऑफ डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है NH4OH, एक बेस है विच डिसोसिएट आयनाइज हुआ है। तो अल्फ़ा आपकी कितनी हो गई 20/100, मतलब ये कितना हो गया 0.2, राइट, अल्फ़ा हो गई 0.2 और आपका डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है और आपको निकालना है NH4OH का, तो pH निकालना है। तो पहले आप OH आयन का कंसंट्रेशन निकाल लो, ये हो जाएगा C अल्फ़ा मतलब 0.1 × 0.2 मतलब हो गया 2 × 10 की पावर -2। सो POH का वैल्यू निकालेंगे -log 2 × 10 की पावर -2 बराबर आ जाएगा -log 2 + 2 मतलब आ जाएगा 1.7। POH का वैल्यू आ गया 1.7। तो यहाँ से हम pH कैलकुलेट कर लेते हैं, तो pH का वैल्यू आएगा 14 - 1.7, तो ये हो जाएगा 12.3 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो दीज आर द ऑल अबाउट द आयनिक इक्विलिब्रियम बूस्टर 2 ब्रह्मास्त्र 2, दोनों का यूज़ कीजिए। नीट 2026
मैं सिलेक्शन आपका ही होगा। धन्यवाद आज के लिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी एनर्जी इसी जोश के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलते हैं दोबारा।